हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए सोशल साइंस एसएसटी के कुछ ज़बरदस्त प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आइए हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। तब सबसे पहला वाला प्रश्न करते हैं इसमें कि आतपन की अवधारणा के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ पे सर्वेक्षण विधि है, सेकंड है व्यष्टि अध्ययन विधि है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है मस्तिष्क उद्वेलन विधि है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रदर्शन विधि है। तो देखिए कि आतपन की अवधारणा के लिए शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि जो होगी वो प्रदर्शन विधि होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है तो अभिकथन और कारण से लिया गया है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र हैं। उसके बाद देखिए, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा आपको, यहाँ कर दीजिए क्योंकि। क्योंकि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो देखिए कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती हैं वे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र हैं, क्योंकि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 वाले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं, बताइए कि लोकतंत्र में जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद चुनाव क्यों होते हैं। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, उसके बाद दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, ये डी वाला ऑप्शन है, और थर्ड वाला ऑप्शन है कि राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। तो देखिए कि यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है कि यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो बताइए चुनाव जो है ये प्रथागत प्रक्रिया है तो कभी नहीं है। चुनाव जो है तो हर 5 साल पर होता है। आपको अपनी मनपसंद सरकार चुनने का अधिकार है। तो चुनाव, ये जो चुनाव है तो ये प्रथागत प्रक्रिया नहीं है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए यहाँ पे जो है तो ए और बी और सी ये तीनों ऑप्शन तो सही हो जाएंगे, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। तो आइए देखिए ए बी सी किस ऑप्शन में है। पहले में तो नहीं है, सेकंड में देखिए, हाँ सेकंड में है ए बी और सी। तो सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए बी और सी सही है। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन से स्रोतों के संबंध में सत्य है वे अधिक मूर्त प्रकृति के होते हैं, या अगला है कि वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, या इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है ए सी और डी सही होगा, या ए डी, या ए बी, या फिर ए बी और सी। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको बी जो जिस ऑप्शन में है आपको काट देना है। बी वाला तो होगा नहीं, बी हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए सी और डी बच रहा है और यहाँ पे ए डी बच रहा है। तो देखिए इन दोनों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे कि वे अधिक मूर्त प्रकृति के होते हैं और इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी। इसमें देखिए कि वे सभी, सी जो है तो वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और डी। तो देखिए ए और डी किस ऑप्शन में है, ए और डी है ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब अभिकथन क्या दिया गया है
किस्सा पुस्तक परीक्षा रटन अधिगम से हटकर पुस्तकों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। उसके बाद देखिए कि क्योंकि पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो बताइए भाई, परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ेगी? ऐसी कौन सी परीक्षा है कि जिसकी तैयारी आप पहले से नहीं करेंगे? क्या आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से नहीं करेंगे, आप एक दिन पढ़ के पास हो जाएंगे? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यही जो है इसमें कहा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि केवल आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या केवल ए सत्य है। तो देखिए भाई कि यहाँ पे जो है तो केवल ए सत्य होगा। कौन सा? तो केवल ए सत्य होगा कि पुस्तक परीक्षा रटन अधिगम से हटकर पुस्तकों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। जी हाँ, ये तो सही है। उसके बाद देखिए आर कहा गया है कि पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो बताइए भाई कि कौन सी परीक्षा है जो आप पहले से बिना तैयारी किए हुए पास हो सकते हैं? तो ऐसी कोई तो परीक्षा है नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए सत्य है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरिए। तो देखिए एक दृढ़ डाट का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो एक दृढ़ किस चीज़ का विकास करने के लिए एक सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता होती है? तो पहला वाला ऑप्शन है एकतंत्र की, या सेकंड है राजतंत्र की, ऑप्शन नंबर थर्ड है लोकतंत्र की, तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है गूढ़तंत्र की। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा कि एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र किस ऑप्शन में है? तो लोकतंत्र आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में है। सो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार कीजिए। तो प्रश्न ए है, यहाँ पे देखिए कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? अब बी है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अब इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि ए तथा बी दोनों तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि ए संकल्पनात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है। थर्ड ऑप्शन है कि तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है कौन? तो ए, जबकि बी संकल्पनात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए तथा बी दोनों संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करते हैं। तो यहाँ देखिएगा भाई कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा? संकल्पनात्मक परीक्षण का ज्ञान होता है। किसमें? तो ए वाले में। अब बी में देखिएगा उन निर्वाचक प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण। तो आइए देखिए कि ए संकल्पनात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है कि ए संकल्पनात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसको उद्देश्य समझने में सहायता करेंगे।
तो कौन से प्रश्न जो है उद्देश्य समझने में सहायता करेंगे? तो आइए देखिए, ए वाला ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। सेकंड है कि क्या यह किसी मानक पाठ या पाठों के संयोजन से लिया गया है। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। तथा डी ऑप्शन है कि अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। अब आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ए, बी और डी सही होगा। उसके बाद सेकंड है कि ए और बी सही होगा। सी है वाला ऑप्शन है कि ए और डी सही है, या फिर ए, बी और सी सही है। बताइएगा इसमें कौन सा सही है। तो बताइए भाई कि इसमें जो है ऑप्शन देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद मानक तो आप देखते ही काट दीजिए, मानक तो होगा नहीं, ठीक है। और पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ए और डी। तो ए और डी देखिए किस ऑप्शन में है, तो ए और डी ऑप्शन नंबर सी में है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए वृक्ष चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। देखिए भाई, सीटेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई यूट्यूब वाला आपको आसान आसान क्वेश्चन करा रहा है तो समझ लीजिए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो चलिए आइए इसमें हम करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए वृक्ष चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा कि आयु, लिंग, जाति आदि जैसे जनसांख्यिकीय चर का विचरण करने के लिए। उसके बाद सेकंड है कि शासक के शासनकाल का सारांश प्रदान करने के लिए। या सी है कि विशेष युग में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति, सामाजिक गतिविधियों के पदानुक्रम को चित्रित करने के लिए। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि आधुनिक इतिहास के शिक्षण के लिए। तो कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए वृक्ष चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। तो ऐसा कौन से विषय के शिक्षण के लिए वृक्ष चार्ट अति उपयुक्त रहेगा, तो उस विषय का आपको नाम बताना है। तो देखिए वो विषय है किसी विशेष युग में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति, सामाजिक गतिविधियों के पदानुक्रम को चित्रित करने के लिए इसमें वृक्ष चार्ट जो है तो अति उपयुक्त रहेगा। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब नहीं के लिए आपको नहीं ही वाला ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, यानी निगेटिव के लिए निगेटिव। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह सेकंड है कि यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। यह बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। या फिर यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। अब आपको नहीं वाला ऑप्शन जो है चूज करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये नहीं है कि यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। तो यहाँ पे अंक आधारित देखिए ये नहीं होना चाहिए, यहीं पे आपका निगेटिव हो जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला नंबर क्वेश्चन ये है,
दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। अब वे कौन से मौलिक अधिकार हैं बताइए कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं कि जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो पहला वाला ऑप्शन है समानता का अधिकार, सेकंड है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन में आपको सही उत्तर चूज करना है। तो कौन कौन से अधिकार होंगे, तो देखिए कि ऐसे दो मौलिक अधिकार जो कि हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं कि ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो ऐसा पहला अधिकार हो जाएगा समानता का अधिकार और सेकंड वाला अधिकार जो होगा वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। तो ए और बी ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है। ऐसा कौन सा संसाधन रणनीति है जो कि एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। पहला ऑप्शन है केवल। तो केवल तो आपको देखते ही काट देना है, केवल पाठ्यपुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। तो केवल तो आपको जैसे ही देखना है ऑप्शन ये होगा नहीं। अगला है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है कि समाज में केवल, यहाँ भी देख लीजिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ टाइम बहुत कम रहता है, आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन को पहचान करना है। नेक्स्ट है कि आसपास परिवेश के उदाहरण की उपेक्षा करना। तो आपको उदाहरण नहीं देना भाई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो उस संसाधन का आपको नाम बताना है। तो देखिए ये है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान कौशल आधारित उद्देश्य की आपको पहचान करना है। पहला वाला ऑप्शन है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना। सी है कि मानचित्र बनाने की क्षमता विकसित करना, तथा डी वाला ऑप्शन है कि अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। तो देखिए कि सामाजिक आधारित विज्ञान आधारित शिक्षण की कौशल आधारित उद्देश्य की आपको पहचान करना है। तो इसमें एक सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि मानचित्र बनाने की क्षमता विकसित करना। सबसे सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है और यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। उसके बाद बी है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, तथा सी है कि यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, तथा डी है कि यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। गारंटी नहीं होगा भाई, यहीं पे आपको काट देना है, ये उत्तर नहीं होगा। गारंटी प्रदान करता है, यहीं पे जो है एग्जामिनर ने इसको निगेटिव बना दिया है। तो देखिए भी आपको फिर यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। पहले वाले ऑप्शन में है कि ए बी सी डी, ए बी सी। तो देखिए जहाँ पे आपको डी डी दिखे उसको काट दीजिए, डी डी और डी। तो ये तीनों कट गया, तो
तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ए, बी और सी सही होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी डर या बाहरी प्रभाव के कानून के शासन को कायम रखती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। तो देखिए कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी डर या बाहरी प्रभाव के कानून के शासन को कायम रखती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। अब इसका कारण क्या है? न्यायपालिका कैसी है कि जो है बिना किसी दबाव के अपना कार्य करती है और सभी पर जो है अपना कानून और शासन कायम रखती है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्य है, इस कारण से जो है तो भारतीय न्यायपालिका जो है निष्पक्ष न्याय करती है, या फिर भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, या नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या न्यायिक सक्रियता है। तो देखिए कि भारतीय न्यायपालिका बिना किसी डर या बाहरी प्रभाव के कानून के शासन को कायम रखती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसका कारण ये है कि भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका जो है तो वो स्वतंत्र होकर कार्य करती है। उसको जो है तो वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करती है, किसी के बर्डन में कार्य नहीं करती है। न्यायपालिका जो है तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बाल देखभाल केंद्रों का प्रावधान। उसके बाद सेकंड है संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। सी है कि व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, या रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो वे उपाय कौन कौन से हैं? तो पहला उपाय आपका हो जाएगा कि बाल देखभाल केंद्रों का प्रावधान। तो जी हाँ, बाल देखभाल केंद्रों का प्रावधान होना चाहिए, तभी तो महिलाएं स्वतंत्र होकर काम कर पाएंगी। नेक्स्ट है कि संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तो देखिए सीटों का आरक्षण नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला है सी वाला ऑप्शन कि व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान। तो ये सही है। तथा डी है कि रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, सी और डी। तो देखिए ए, सी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।